गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमबीए सेमेस्टर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो क्वेश्चन पेपर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, तो उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अक्टूबर 2023 की ये क्वेश्चन पेपर है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही अपलोड किया है। आज मैं आपको सेकंड पार्ट अपलोड करने वाली हूँ, तो आपके लिए सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ। और जो इस सिलेबस में जो टॉपिक्स है, मतलब कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, तो उन सभी टॉपिक की जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया था, तो इसमें दो प्रॉब्लम थे, मतलब इसमें और को भी एक प्रॉब्लम था, तो वो भी हमने यहाँ पर कवर किया था। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो कल ये हमने पूरा सॉल्व किया है। यहाँ पर आपको मैं वंस अगेन वही सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें रेशियो एनालिसिस के द्वारा बैलेंस शीट बनाने को पूछा गया था। मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो रेशियो एनालिसिस का है। मतलब यहाँ पर रेशियो दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें क्या तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है। तो बैलेंस शीट तैयार करने के लिए यहाँ पर जो दो अमाउंट है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस की एंड बीओडी मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट की, ये दो अमाउंट दी गई है। देन वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दिया गया है। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये अमाउंट यहाँ पर है 1,20,000। देन फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो दिया गया है 0.75। करंट रेशियो है 2.5, मतलब 2.5:1 होता है वो। और लिक्विडिटी रेशियो है 1.5, यानी कि 1.5:1 होता है। तो इस तरह से रेशियो दिए गए हैं। अभी हमें क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और बैलेंस शीट में क्या क्या आना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये फॉर्मेट है। यहाँ पर हमें फिक्स एसेट, स्टॉक, करंट एसेट, अदर देन स्टॉक लिखनी है। और यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल से। तो वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है 2.5। अगर एसेट्स 2.5 है तो लायबिलिटीज कितनी होगी, 1, क्योंकि रेशियो कैसा होता है 2.5:1। सो हम यहाँ पर 2.5 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल कितना आया 1.5। तो हम करंट एसेट निकालेंगे। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5, ये दिया गया है रेशियो हमें, अपॉन 1.5, मतलब 2.5 को हमें डिवाइड करना है 1.5 से, और मल्टीप्लाई करना है 1,20,000 से, जो वर्किंग कैपिटल के अमाउंट है 1,20,000। सो हमने यहाँ पर ऐसा लिखा कि करंट एसेट हमारी कितनी है 2.5, वर्किंग कैपिटल कितना है 1.5। सो 2.5 को 1.5 से डिवाइड करेंगे और इनटू वर्किंग कैपिटल के अमाउंट 1,20,000। तो कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आया है 2 लाख। तो हमारी करंट एसेट्स की जो अमाउंट है वो कितनी निकली है, 2 लाख। अभी हमें करंट लायबिलिटीज निकालनी है। तो करंट लायबिलिटीज के लिए हमने वही फॉर्मूला फिर से लिखा, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1, मतलब 2.5:1 ऐसा रेशियो था। सो 1 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल के अमाउंट 1.5, सॉरी रेशियो 1.5 इंटू वर्किंग कैपिटल के अमाउंट 1,20,000। तो कैलकुलेशन के बाद करंट लायबिलिटीज का आंसर आया है 80,000। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर हमने 2 लाख में से 80,000 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आता है 1,20,000, यानी कि हमारा कैलकुलेशन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने वर्किंग कैपिटल के बेस पर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। अभी हमें क्या करना है, जो लिक्विड रेशियो दिया गया है उसके बेस पर हमें स्टॉक फाइंड आउट करना है, और फिर स्टॉक हम करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे तो हमें अदर करंट एसेट्स मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज होता है। और लिक्विड एसेट का मतलब होता है करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना है, स्टॉक माइनस करना है, और करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है। तो हमें आंसर दिया गया है लिक्विड रेशियो कितना है 1.5।
सो हमने यहाँ पर लिखा 1.5 इज इक्वल टू करंट एसेट हमने अभी अभी फाइंड आउट की है 2 लाख, उसमें से हम स्टॉक माइनस करेंगे, लेकिन स्टॉक के अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ स्टॉक लिख देंगे। और करंट लायबिलिटीज अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 80,000, उसमें से हम बीओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट की जो अमाउंट है 20,000 वो गिवन है प्रॉब्लम में, वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो माइनस करने के बाद आंसर आया है 60,000। तो ये 60,000 जो है हम इधर भेज देंगे, मतलब इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में भेज देंगे। तो ये डिवाइड कर थे, मतलब बेस में थे, तो जब जाएंगे उस तरफ तो वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सो 1.5 इंटू 60,000 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस स्टॉक। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन आई 90,000 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस स्टॉक। तो स्टॉक कितना हुआ, स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 90,000, क्योंकि ये प्लस थे जाते वक्त माइनस हो जाएंगे। तो 2 लाख माइनस 90,000, तो स्टॉक का आंसर आया है 1,10,000। अभी हमारी टोटल करंट एसेट थी 2 लाख, उसमें से हम 1,10,000 स्टॉक अगर माइनस करेंगे तो हमें अदर करंट एसेट जो है वो मिलेगी 90,000। अदर करंट एसेट मतलब अदर देन स्टॉक की जो करंट एसेट्स है वो कितनी मिलेगी, 90,000। अभी हम निकालेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास करंट लायबिलिटीज का आंसर है, तो उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे। तो 80,000 में से 20,000 माइनस किए तो हमारे क्रेडिटर्स की अमाउंट आई है 60,000। और अभी अभी मैंने आपको जो बताया था कि हम करंट एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, स्टॉक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अदर करंट एसेट या फिर करंट एसेट अदर देन स्टॉक, वो मिलेगी, क्योंकि हमें वही भी पूछी है। सो अदर करंट एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट की अमाउंट है 2 लाख, उसमें से हमने 1,10,000 माइनस कर दिए, तो अदर करंट एसेट की अमाउंट आई है 90,000। अभी हमें निकालनी है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के लिए यहाँ पर हमें फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो दिया गया है, सॉरी हाँ यहाँ पर, तो हमें फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो दिया गया है 0.75। मतलब अगर आपकी फिक्स एसेट 0.75 है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है मतलब 0.25 उतना होता है आपका वर्किंग कैपिटल। सो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेशन निकालेंगे, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स अपॉन फिक्स एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 0.75। तो हमने प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो लिखा है फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू 0.75। तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना है, 0.25 ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड के कितना है, 0.25 है नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमें प्रॉब्लम में दिया गया था, वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रॉब्लम में कितना दिया गया था, वो है 1,20,000। सो हम यहाँ पर वो लेंगे 1,20,000 नेट वर्किंग कैपिटल 1,20,000। तो 1,20,000 को हम 0.25 से डिवाइड करेंगे। ये 0.25 कहाँ से आया है कि हमारे फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड का जो रेशियो है वो 0.75 है। तो 100 में से हमने 0.75 माइनस किया, तो हमारा जो प्रोप्राइटर्स फंड है वो जो है वो निकालना है, तो वो नेट वर्किंग कैपिटल जो है हमारा वो कितना है, 0.25 ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। तो हमने नेट वर्किंग कैपिटल लिया 1,20,000, उसको 0.25 से डिवाइड कीजिए, तो आपका प्रोप्राइटर्स फंड आया है 4,80,000। मतलब आपका 4,80,000 प्रोप्राइटर्स फंड था। सो वर्किंग कैपिटल उसकी 0.25% है या फिर 25% है, तो वो कितना आया है, 1,20,000। मतलब हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें अभी फिक्स एसेट निकालनी है, तो फिक्स एसेट कितनी है, 0.75।
तो यहाँ पर हम फिक्स एसेट इज इक्वल टू 0.75 ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, मतलब प्रोप्राइटर्स फंड की हमने अमाउंट पहले फाइंड आउट की है और उसके ऊपर हमने अभी 0.75% निकाला है, तो उसका आंसर आया है 3,60,000। तो यहाँ पर हमारी फिक्स एसेट आई है 3,60,000। तो लास्ट के कैलकुलेशन में हमने क्या किया, तो पहले प्रोप्राइटर्स फंड फाइंड आउट किया और वो हमने किसके बेस पर निकाला, तो वो वर्किंग कैपिटल के बेस पर निकाला। तो पहले प्रोप्राइटर्स फंड फाइंड आउट किया, बाद में हमने फिक्स एसेट फाइंड आउट की, प्रोप्राइटर्स फंड के ऊपर 0.75% निकाली, सॉरी परसेंट नहीं 0.75 निकाली, या फिर 75% भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। 0.75 का मतलब ही 75% होता है और 0.25 का मतलब ही 25% होता है। आप किसी भी तरह से निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं फिक्स एसेट 3,60,000 एंड प्रोप्राइटर्स फंड 4,80,000। अभी हमारे पास सभी फिगर्स अवेलेबल है जो बैलेंस शीट के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले हमने लिया शेयर कैपिटल 4 लाख, देन हमने लिया रिजर्व फंड 80,000। अभी आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ पर शेयर कैपिटल तो हमने निकाला नहीं, तो डायरेक्टली आपने 4 लाख कैसे ले लिया। तो प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब उसमें रिजर्व भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है लायबिलिटी साइड का। तो इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं था, तो रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट हमें 80,000 ऑलरेडी दी गई थी। तो मैंने ये जो प्रोप्राइटर्स फंड था 4,80,000, उसमें से 80,000 माइनस किया, तो शेयर कैपिटल कितना आया, 4 लाख आया। सो मैंने यहाँ पर शेयर कैपिटल लिया है 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी दिया हुआ था 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट भी ऑलरेडी दिया हुआ था 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने निकाले थे करंट लायबिलिटीज में से, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करके वो आए थे 60,000। इस तरह से हमने लायबिलिटी साइड कंप्लीट की। अभी एसेट साइड में फिक्स एसेट 3,60,000, स्टॉक जो है वो है 1,10,000 एंड अदर करंट एसेट मींस करंट एसेट अदर देन स्टॉक वो है 90,000, और हमारा बैलेंस शीट की टोटल जो है या फिर टैली टोटल है 5,60,000। इस तरह से हमने ये जो रेशो का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 4, तो वो सॉल्व किया है। अभी उसको जो और है वो भी सेम रेशो का ही प्रॉब्लम है, तो अभी हम वो देखते हैं। वंस अगेन मैं आपको ये प्रॉब्लम दिखा रही हूँ और उसका सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है और ये उसका सॉल्यूशन है। ये बैलेंस शीट है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसको और पूछा गया था वो भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मेट गिवन बिलो कंप्यूट बैलेंस शीट आइटम फॉर अ फर्म हैविंग सेल 36 लाख। यहाँ पर सेल्स की अमाउंट दी है 36 लाख और सेल्स के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ रेशो दिए गए हैं, मतलब सेल्स टू टोटल एसेट रेशो, सेल्स टू फिक्स एसेट रेशो, सेल्स टू करंट एसेट रेशो, सेल्स टू इन्वेंटरीज रेशो, सेल्स टू डेटर्स रेशो, करंट रेशो, टोटल एसेट टू नेट वर्थ रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो। तो इस तरह से रेशो के आंसर दिए गए हैं। सेल्स की अमाउंट 36 लाख है और हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट में क्या क्या आना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। तो अभी हमें जो रेशियोज दिए गए हैं उसके आधार पर हम एक एक अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमें दिया गया है सेल्स टू टोटल एसेट, तो हम सेल्स अपॉन टोटल एसेट का आंसर जो है वो है 3 लाख। यहाँ पर सेल्स की अमाउंट हमें मालूम है 36 लाख, टोटल एसेट नहीं मालूम तो उसको टोटल एसेट ऐसे ही रहने दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 है वो इधर भेजेंगे, टोटल एसेट उधर भेज देंगे। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 36 lakhs divided by 36 lakhs divided by 3, तो टोटल एसेट कितनी आई, 12 lakhs आई। सेकंड कैलकुलेशन सेल्स टू फिक्स एसेट रेशो, यहाँ पर सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट ऐसा दिया गया है हमें और उसका आंसर भी हमें प्रॉब्लम में दिया गया है 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। 36 लाख वैसे ही रहेंगे, 5 इधर भेजेंगे, फिक्स एसेट उधर भेजेंगे,
मतलब 36 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया है फिक्स एसेट का 7,20,000। नेक्स्ट है सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट, उसका आंसर दिया गया है प्रॉब्लम में 7.5। तो यहाँ पर 7.5 इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय करंट एसेट। तो वंस अगेन करंट एसेट्स इज इक्वल टू, हम 36 लाख को डिवाइड करेंगे 7.5 से, तो हमारा आंसर आया है 4,80,000। तो करंट एसेट का आंसर आया 4,80,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी, उसका आंसर है 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय 20। तो हमारा आंसर आया 1,80,000। इन्वेंटरी मीन स्टॉक। नेक्स्ट है सेल्स अपॉन डेटर्स इज इक्वल टू 15, उसका आंसर 15 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 15 इज इक्वल टू सेल्स की अमाउंट 36 लाख डिवाइडेड बाय डेटर्स। सो डेटर्स इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय 15, उसका आंसर आया ₹2,40,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन है करंट रेशो का। तो करंट रेशो का आंसर है 2। तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो हमने करंट एसेट पहले ही फाइंड आउट की है, करंट लायबिलिटीज हमें नहीं मालूम। सो उसका आंसर 2 है। तो 2 इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2। तो उसका आंसर आया है 2,40,000। नेक्स्ट कैलकुलेशन है टोटल एसेट्स अपॉन नेट वर्थ, उसका आंसर है 2.5। तो हमने यहाँ पर लिखा 2.5 इज इक्वल टू, टोटल एसेट का आंसर हमें पता है, हमने वो फर्स्ट कैलकुलेशन में ही निकाला है 12 लाख। तो 2.5 से हम 12 लाख को डिवाइड करेंगे तो नेट वर्थ मिलेगी। तो नेट वर्थ आई है ₹4,80,000। और लास्ट रेशो है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 1, मतलब जितने डेब्ट है उतने ही इक्विटी है। तो हमने इक्विटी तो कैलकुलेट कर ली है, नेट वर्थ मीन्स इक्विटी है 4,80,000। तो जितनी इक्विटी है उतनी ही डेप्ट है। सो हमने यहाँ पर लिखा 1 इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइडेड बाय 4,80,000। सो डेप्ट इज इक्वल टू 4,80,000, क्योंकि इसको आप 1 से डिवाइड भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। डेप्ट इज इक्वल टू ₹4,80,000। 1 से डिवाइड करने से कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सो मैंने डायरेक्टली लिया था, लेकिन 1 स्टेप अभी मैंने बढ़ा दी है। तो इस तरह से हमने ये सभी कैलकुलेशंस पहले कर लिए। अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हमने नेट वर्थ ली 4,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है मतलब डेप्ट वो लिए 4,80,000, सेम है, इक्वल रेशो है। करंट लायबिलिटीज हमने निकाली थी 2,40,000, इनकी टोटल कर दी 12 लाख। एसेट साइड में हमने फिक्स एसेट निकाली थी 7,20,000। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक निकाला था हमने 1,80,000। डेटर्स हमने निकाले थे 2,40,000। अभी आप बोलेंगे ये लिक्विड एसेट कहाँ से आई, वो तो हमने नहीं निकाली थी, लेकिन हमने क्या किया, बैलेंस शीट की टोटल कर दी 12 लाख, और उसमें से इधर की जो फिगर्स है फिक्स एसेट इन्वेंटरी एंड डेटर्स वो माइनस कर दी, तो हमें लिक्विड एसेट मिली है 60,000। या फिर आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि हमारे पास करंट एसेट की फिगर अवेलेबल है। तो हमारी जो करंट एसेट है वो है 4,80,000, और हमारी जो स्टॉक की अमाउंट है यहाँ पर वो है 1,80,000। सो 4,80,000 में से 1,80,000 हमने माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होती है वो है डेटर्स प्लस लिक्विड एसेट की। तो डेटर्स की जो अमाउंट है वो है 2,40,000, मतलब 4,80,000 में से अगर 1,80,000 हम माइनस कर देते हैं स्टॉक के, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है वो है 3 लाख। और 3 लाख में से डेटर्स की अमाउंट 2,40,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास लिक्विड एसेट मिलती है 60,000। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बैलेंस शीट की टोटल करके बाकी के एसेट्स माइनस करके लिक्विड एसेट 60,000 निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह से निकालिए। अगर आपको करंट एसेट में से माइनस करनी होगी
तो 4,80,000 में से आपको माइनस करनी है डेटर्स एंड स्टॉक की फिगर, मतलब 180 माइनस 240, तो आपको ये 60,000 मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट की टोटल करके उसमें से भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 प्रॉब्लम इस वीडियो में कवर किए हैं रेशियो के। अभी एक लास्ट प्रॉब्लम जो है बचा हुआ, ये लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन ठीक है, मैं इसी वीडियो में ये कवर कर लेती हूँ। और एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में दूंगी। तो ये जो है, ये मैं लास्ट 5th नंबर का प्रॉब्लम ये भी यहाँ पर कवर कर रही हूँ। द शेयर्स ऑफ Century Textile Limited are selling at rupees 20 per share. Company paid rupees 2 per share dividend for last year. Estimated growth of company is approximately 5% per year. कंपनी की सेलिंग प्राइस है शेयर्स की 20। पिछले ईयर में उन्होंने 2 रुपीज का डिविडेंड दिया था पर शेयर पे, और ग्रोथ जो है वो 5% की है। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिटरमाइन करनी है और एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस डिटरमाइन करनी है अगर उनकी एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट जो है वो राइज हुई 8% तक या फिर फॉल्स हुई 3% तक, और हमें टैक्स को इग्नोर करना है। डिविडेंड, इग्नोर डिविडेंड टैक्स। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला जो है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड है ₹2, मार्केट प्राइस में सेलिंग प्राइस है 20 इंटू 100, इसका पहले कैलकुलेशन करना है। तो इसका हमने पहले कैलकुलेशन किया 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो उसका आंसर आया 10%। और उसमें हम ग्रोथ रेट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ग्रोथ रेट 5% है, तो हमने 5% उसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 15%। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पहला जो है ए पॉइंट, उसका डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आई है हमारी 15%। अभी हम कंडीशन लेंगे, यहाँ पर बताया ना राइज 8%, तो कंडीशन ग्रोथ रेट अगर 8% से राइज हुआ तो चेंज कहाँ पर आएगा, बाकी का फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ यहाँ पर ग्रोथ रेट हमें 5 के अलावा कितना लेना है, 8% लेना है। तो हम 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 ये पहले कर लेंगे। उसका आंसर हमने ऊपर भी निकाला था 10%, उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे 8%, तो आंसर कितना आया 18%। और सेकंड कंडीशन है कि ग्रोथ रेट जो है वो 3% तक डाउन हुआ, तो यहाँ पर हमने 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 ये सेम कैलकुलेशन किया है, उसमें सिर्फ 3% ग्रोथ रेट ऐड किया। सो 10% में 3% ऐड किया, तो आंसर आया 13%। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ शेयर्स का जो प्रॉब्लम है इक्विटी शेयर का, वो भी कंप्लीट हुआ। मतलब इस वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए और के साथ, और क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है ये एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, थैंक यू। आपको सभी जो हमारी प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। थैंक यू।